गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एक ऐसे टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। आजकल नहीं, कई वर्षों से भी महत्वपूर्ण है। जब से इकोनॉमिक थियरी आती है तब से ही ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछा है। So it is really so important and so crucial for you guys as well। जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिमांड। मांग क्या होती है? व्हाट इज डिमांड? मांग होती क्या है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का कंसेप्ट है। डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। डिमांड इज क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ये एक गुणात्मक अवधारणा है। किस प्रकार की अवधारणा है? ये एक गुणात्मक अवधारणा है। मांग अवधारणा, ये मांग कहते हैं इसको, मांग। अरे ये मांग करता कौन है? हु इज द डूअर ऑफ डिमांड? तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर, ये कंज्यूमर करता है मांग। तो फिर सप्लाई कौन करता है? तो सप्लाई करता है प्रोड्यूसर। कौन करता है? प्रोड्यूसर। ये कंज्यूमर करता है, यानी उपभोक्ता मांग करता है। उपभोक्ता ये मांग करता है। लेकिन मांग होती क्या है? सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा कि मांग होती क्या है। सिंपल, आपने किसी चीज को देख लिया, अच्छी लगी, वो मांग नहीं है। मांग के लिए बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जैसे कि डिजायर, इच्छा होनी चाहिए किसी चीज को खरीदने की। डिजायर, इच्छा। उसके बाद कैपेसिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। कैपेसिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, यानी आप में भुगतान करने की क्षमता। भुगतान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। एट सर्टेन टाइम इन सर्टेन प्राइस। सर्टेन टाइम एंड सर्टेन प्राइस, ये चीजें होनी चाहिए, तब जाके मांग बनती है। मीन्स ए कंज्यूमर डिजायर्स टू हैव समथिंग। ए कंज्यूमर हैज डिजायर टू हैव समथिंग। ओके, and capacity to pay for that at certain time and certain price, that is demand। यदि वो एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय, निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और भुगतान करने की क्षमता रखता है, तब जाके मेरे मित्रों यहाँ पर मांग होती है। मांग में से कोई एक भी चीज चली जाए, जैसे उसकी डिजायर नहीं है, उसके पास पैसे बहुत है, कैपेसिटी टू पे बहुत है, सर्टेन टाइम यानी टाइम भी ठीक है, प्राइस भी ओके, बट इच्छा नहीं है, वो मांग नहीं है। किसी एक चीज की भी यहाँ पे कमी हो जाती है तो मांग होती नहीं है। मांग के लिए ये सारे होने चाहिए, राइट? ये सारे होने चाहिए। व्हेन ए कंज्यूमर हैज डिजायर टू हैव समथिंग, हैव ए गुड, desire to have a good and capacity to pay for that at certain time in certain price, that is demand। यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को निश्चित समय और निश्चित मूल्य पर खरीदने की इच्छा रखता है और भुगतान करने की क्षमता रखता है, तब जाके आपकी मांग बनती है। मांग ऐसे ही नहीं बन जाती, राइट? तो इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है ये मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ये क्या होता है मांग का नियम? तो मांग के नियम को डिफाइन करने से पहले आपको बहुत कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सेटेरिस पैरिबस। सेटेरिस पैरिबस, ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। सिटेरिस पेरिबल्स, जो भी हिंदी मीडियम वाले वो भी इसका नाम ऐसे याद रखना, सिटेरिस पेरिबल्स। इसका अर्थ क्या होता है? कई बार पूछा जाता है ये किस भाषा का है, तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच भाषा का ये शब्द है।
फ्रेंच भाषा का, जिसका अर्थ होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर वेरिएबल्स कीपिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य वस्तुओं को स्थिर रखते हुए। इसका अर्थ होता है सिटेरिस पेरिबस, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य वस्तुओं को स्थिर रखते हुए। When price of a commodity increases, other things being constant, when price of a commodity increases, quantity demanded for that good decreases, and vice versa, and vice versa, और इसका उल्टा। यानी अन्य वस्तुओं को स्थिर रखते हुए जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग की गई मात्रा घट जाती है, और उसका उल्टा बोले तो जब प्राइस घटने लगता है तो उस वस्तु की मांग है, वो मांग की गई मात्रा है, वो बढ़ जाती है। इसी को ही हम मांग का नियम कहते हैं। इट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सिटेरिस पेरिबस। इसको तो रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मांग का नियम है ऑपरेशन में नहीं आएगा। सीधा आपने इसे डिफाइन कर दिया इतना सा, तो मांग का नियम नहीं है। सिटेरिस पेरिबस, इसका यूज करना बहुत जरूरी है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, दूसरी चीजों को कांस्टेंट रख दो, यानी उसके प्राइस में किसी भी कंडीशन में एवरी सर्कमस्टांसेस दे आर कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज एट ऑल। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो सिटेरिस पेरिबस को यूज करके उसके बाद बोलो कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। वही होता है मांग का नियम। इन चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। बताएंगे कि ये चीजें कौन सी होती है। इन चीजों को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो तो मैंने बता दिया कि मांग का नियम ऑपरेशन में नहीं आएगा, मांग का नियम काम नहीं करेगा। लेकिन कौन सी चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे, वह चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मित्रों के लिए ये क्लास जो हो रही है बहुत बहुत लाभदायक रहेगी। यू पीपल विल रियली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस क्लास, because many questions will be asked in your various exams and you can solve various questions from this topic. There is no problem and I'll be very happy to make you happy, है ना? जब यहां से क्वेश्चन आएगा आप तुरंत क्लिक करेंगे। क्या बात, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए आगे चलते हैं। डिफाइन कर दिया कि डिमांड क्या है। अब हमने बात करी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए, योर टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यूपीएससी ने यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल दिया था। इस प्री में आपको देखने को मिला था, और दूसरे जो स्टेट लेवल के हैं पीसीएस एग्जाम्स है, इनके भी लिए ये बहुत बहुत लाभदायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को देखना भूलिए मत, याद रखिए। नींद आ रही है तो आंखें फाड़ के देख लीजिए, लेकिन देखना पड़ेगा, है ना? अब देखिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसको डिफाइन किया था। मांग के नियम में हमने बताया कि प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, लेकिन एक शर्त के साथ। दैट शर्त वाज सिटेरिस पेरिबस, राइट? अब देखिए, ये होता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमने बात करी थी सिटेरिस पेरिबस, ये बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटने लग जाती है, और ये जब घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। सिटेरिस पेरिबस,
ये बात करके, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ये कोई प्राइस है, ये कोई क्वांटिटी डिमांडेड है ना। प्राइस है लेट्स से 10 रुपीज, ये वाला देखते हैं। तब क्वांटिटी डिमांडेड थी 50 यूनिट्स कोई भी। अब प्राइस हो गया 15, ये हो रही है 40। प्राइस हो रहा है 20, ये हो रही है 30। इस प्रकार से इसमें चेंज आ रहा है, यानी प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड घट रही। देखो 50 से 40, 40 से 30, 50 to 40, 40 to 30। इन प्राइस इज इंक्रीजिंग ये ऑफ 10 to 15, 15 to 20। तो इस प्रकार से बढ़ रही है। अब देखिए ये वाला, यहां से शुरू कीजिए। प्राइस 20 एंड क्वांटिटी डिमांडेड 30। Price decreases, it becomes 15, now it becomes 40, it becomes 10, now it becomes 50। ये वाली बात हो रही है, राइट। अब हमने ये लो जो डिमांड कर्व बनाया है, इसके लिए हम ये प्राइस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ प्राइस। अब देखिए क्या होता है। प्राइस हमने लिया है 10, ये कोई 15, ये 20। 10 यहां पर 5 होगा, यहां पे 15 होगा, यहां पे 20 हो गया। अब क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30, 40, 50 है ना। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब देखते जाइए, ये 10, 20, 30, 40, 50। नाउ सी, when price was 10 rupees, quantity demanded was 50. It is approximately here somewhere. Now when price increases, it becomes 15, quantity demanded becomes 40. It's like here. Now price becomes 20, quantity demanded becomes 30. It's like here. अब इनको मिलाइए, ये लो मिला दिया। अब जो कर्व बना है उसको डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व कैसा है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग किस प्रकार का है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान बनाता हुआ ये मांग वक्र है। बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान बनाता है, इससे ढल रहा है, ये मांग वक्र है। अब ये क्या चीज है भाई साहब? इसको मांग अनुसूची बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, व्हाट इज इट? मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या होती है? टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और यू कैन से रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डिमांड स्केड्यूल। यानी मांग की गई, प्राइस और मांग की गई मात्रा में जो संबंध दर्शाया गया है टेबल के माध्यम से, वही आपका डिमांड मांग अनुसूची है, यानी मूल्य और मांग की गई मात्रा के बीच का संबंध। अब मांग वक्र क्या है? What is demand curve? Then you will say graphical representation of price and quantity demanded, that is demand curve. Graphical representation हो रहा है, आरेखीय प्रदर्शन किसका? मूल्यों का और मांग की गई मात्रा का। मांग की गई मूल्य और मांग की गई मात्रा का जो आरेखीय प्रदर्शन किया जा रहा है, आरेखीय यानी ये रेखा, ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट बना दिया, उसके बाद रेखा खींच दी, ये प्रदर्शन किया जा रहा है, यही तो मांग वक्र है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज डिमांड कर्व, है ना। तो हमने देखा, हमने पाया कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सिटेरिस पेरिबस रखना पड़ेगा। ये सिटेरिस पेरिबस की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। होता क्या है ये?
तो यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, देखना मत भूलना, है ना। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने यहां तक तो पढ़ा। अब देखिए, ये सिटेरिस पेरिबस क्या है? यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य वस्तुओं को स्थिर रखते हुए किन को स्थिर रखना है भाई? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, संबंधित वस्तुओं के मूल्य नंबर 1। नंबर 2, और किन को कांस्टेंट रखना है? कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता की आय। क्यों रखना है बताऊंगा, राज की बात है ये। कंज्यूमर्स इनकम। नंबर 3, टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस, स्वाद और वरीयताएं। नंबर 4, एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन। नंबर 5, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य की आशाएं, आकांक्षाएं। इन सबको कांस्टेंट रखेंगे। क्यों भाई साहब, ऐसा क्या कर दिया? जैसे ये मांग का नियम, ये देखो मांग का वक्र है। मान लो आपने क्या किया कि कस्टमर की, जो कंज्यूमर है उसकी इनकम बढ़ा दी। इधर ये ओरिजिनल प्राइस ही है P, ये क्वांटिटी डिमांडेड की जा रही है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, है ना। अब मान लो प्राइस बढ़ते हैं, यहां हो जाती है प्राइस बढ़कर, लेकिन यहां पर कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ रही है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महंगा हो गया तो हो गया, वो व्यक्ति इतना ही खरीदेगा। वो व्यक्ति चाहे महंगा हो गया तो भी इतना ही खरीदेगा, यहां कहीं खरीद लेगा, और क्या है, राइट। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा ज्यादा भी खरीद सकता है, कोई जरूरी नहीं, ज्यादा भी खरीद सकता है। ये लो, यहां कहीं खरीद लेगा, फिर क्या कर लोगे? तो ये कांस्टेंट रखनी है, राइट। प्राइस बढ़ गया तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस, इनको भी कांस्टेंट रखना है। किसी को किसी चीज का टेस्ट अच्छा लग गया, फिर वो महंगा हो तो। एडवर्टीजमेंट ने अगर पॉजिटिव इफेक्ट किया है तो वो भी असर नहीं दिखाएगा, तो इनको कांस्टेंट रखना है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, आपको कह दिया कि अभी इस मूल्य पर आप जो चीज खरीद रहे हैं, आपको लगा फ्यूचर में उसका भाव बढ़ने वाला है, अभी तो कुछ नहीं, और भाव बढ़ेगा, तो आप चाहे महंगा हो रहा है लेकिन आप उससे पहले ज्यादा खरीदने की कोशिश करोगे। यानी महंगा हो रहा है तो भी आप ज्यादा खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं कि भविष्य में ये और महंगा हो जाएगा, दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव इन नियर फ्यूचर, दैट्स व्हाई दैट पर्सन विल स्टॉक दैट, स्टॉक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से शुरू कर देगा। इसलिए मांग का नियम फेल हो जाता है, ऑपरेशन में नहीं होता है, इसलिए इनको कांस्टेंट रखना है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। आर यू गेटिंग मी, राइट? तो ये बात है भाई साहब। अब देखिए, मांग में हम एक्सटेंशन यानी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मांग का संकुचन और मांग का विस्तार। देखिए ये कैसे होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखिए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, मांग का
विस्तार और संकुचन। विस्तार इसको बोलेंगे विस्तार, इसको बोलेंगे संकुचन। संकुचन यानी सिकुड़ना, मांग कैसे सिकुड़ती है, ठीक है। अब ये मांग वक्र, ये लो जी, एक्स एक्सिस, वाई जीरो, एक्सिस जीरो, जीरो नहीं है, ओरिजिन है ना, ये वाई एक्सिस। अब ये देखो कोई प्राइस है पी, इस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्यू डी, इट्स योर प्राइस। अब मान लो प्राइस घटता है, इट बिकम्स P1, इट बिकम्स QD1। देखो यहां से जो यहां चेंज हुआ है ये क्या है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहां से यहां हुआ है, इसको डिक्रीज इन प्राइस कहते हैं, मतलब मूल्य में कमी, प्राइस। लेकिन यहां से यहां क्या हुआ है, पहले इक्विलिब्रियम इधर था, फिर यहां आया है, ये क्या हुआ है, ये मूवमेंट कहां से कहां हुआ है, E2 E1, इट्स अ मूवमेंट अलोंग with same demand curve, movement along the same demand curve. When price decreases, there will be movement along the same demand curve, downward movement along the same demand curve from E to E1. When price decreases, there will be movement, downward movement along the same demand curve. इसी मांग वक्र पर प्राइस के कम हो जाने की वजह से एक मूवमेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, विस्तार बोलते हैं, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। विस्तार हो गया है मांग का, ये क्या हुआ है, मांग में इंक्रीज हुआ है। यहां से देखिए ये इंक्रीज नहीं है, ये विस्तार हुआ है, ठीक है। अब इसी पे देखते हैं, अब प्राइस है वो बढ़ता है, P2 हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड लेट से QD2 हो जाती है। अब E से E2 की ओर मूवमेंट होता है, ऊपर की ओर, ये मूवमेंट हुआ है। मूवमेंट when price increases from P to P2, P to P2, okay, then there will be a movement that will be upward movement along the same demand curve from E to E2, okay, E to E2। ये जो मूवमेंट हुआ है यहां से लेकर यहां तक का, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। संकुचन हो गया मांग का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ यू सी फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम दिस QD to QD2, ये क्या हुआ है, डिक्रीज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, न कि मांग में डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड में डिक्रीज हुआ है, राइट, ऑलराइट, यस। तो ये चीज है ना। तो जो आपको, मुझे उम्मीद है कि यहां तक किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं है, आप लोग अच्छे से समझें, मुझे पूरा यकीन है कोई संकट नहीं है ना। तो जो कल की क्लास है ना, आज काफी समय के बाद मुझे वक्त मिला है और मैं चाहूंगा इसको कंटिन्यू हम करेंगे, लेकिन आज एक छोटी क्लास के रूप में हमने वापस आपके सामने आया हूं। कल हम पढ़ेंगे क्या, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये बहुत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो देखना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।